दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है ट्रीज ऑफ पीस। दोस्तों, ये कहानी रवांडा जेनोसाइड में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है। तुत्सी नरसंहार के वक्त कुछ महिलाएं कई दिनों तक एक बेसमेंट में छिप गई थी। तो उस वक्त उनकी जिंदगी में क्या क्या घट रहा था, आज हम इस कहानी के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। साल 1994 हम देखते हैं एक महिला अपने बेसमेंट से कुछ सामान निकाल रही है। बाहर से महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, यानी नरसंहार शुरू हो चुका था। उस महिला का नाम एनिक है। उसका पति फ्रांसिस्को एक हुतू है, पर उसकी पत्नी एनिक एक तुत्सी है, इसलिए वो उसे बेसमेंट में छिपा रहा था। वो एक और महिला को भीतर ले आता है। उसका नाम मोतेसी है। वो बेहोश थी। दूसरे दिन हम देखते हैं भीतर दो नहीं, टोटल 4 महिलाएं हैं। एक तुत्सी नन जेनेट भी है और एक यूएन वॉलेंटियर जिसका नाम पेटन है। मुतेसी उठते ही चिल्लाने लगी। एनिक ने उसके मुंह पर हाथ रख उसे शांत कराया, क्योंकि बाहर तक आवाज जा सकती है। वो काफी डरी हुई मालूम पड़ रही थी। उसने ये बताया, हुतू शख्स बाहर घूम रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े हथियार लिए। उनका शरीर खून से सना हुआ और उनका एक ही मकसद तुत्सी को खत्म कर देना। जेनेट ने यकीन दिलाया कि भगवान उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। फ्रांसिस्को मुतेसी को एक कुएं से उठाकर ले आया था, जहां वो बेहोश पड़ी थी। जब मुतेसी को पता चला कि एनिक एक हुतू है, तो वो उससे नफरत करने लगी। पर एनिक ने उसे समझाया कि वो हुतू जरूर है, पर कंप्लीट हुतू नहीं है। उसकी भी जान को खतरा है, क्योंकि वो फ्रांसिस्को से शादी के पहले एक तुत्सी थी और उन्हें सब शांत होने तक यही रहना होगा। पेटन यूनाइटेड स्टेट्स से है और वो यहाँ पीस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, जो रवांडा में शांति और अमन पर काम कर रहे थे। यहाँ मुतेसी को टॉयलेट आई थी, पर वो बाहर नहीं जा सकते। यहाँ एनिक ने बताया कि बेसमेंट बाहर से लॉक है, जिसे सिर्फ फ्रांसिस्को ही खोल सकता है, पर वो यहाँ है नहीं। यहाँ सभी डरने लगे। उसने बताया कि डोर लॉक होने पर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बेल्जियन ट्रूप्स के आने तक उन्हें इंतजार करना होगा। हम देखते हैं रात हो गई। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, साथ ही बिजली भी कड़क रही है। उस बेसमेंट में एक छोटी सी खिड़की है, जो बाहर जमीन से सटी हुई थी। उस खिड़की से बाहर की एक्टिविटी साफ दिखाई देती है। रात पेटन ने देखा, फ्लोर की लकड़ी टूटी हुई है। उसके नीचे से एक नाली गुजरती थी, जहां से पानी बह रहा था। उसने सोचा, अगर ये निकल जाए तो टॉयलेट का इंतजाम हो जाएगा। किसी तरह उन्होंने उस फ्लोर की लकड़ी को तोड़ दिया। सुबह हम देखते हैं, आज उन्हें यहाँ आए तीसरा दिन है। मुतेसी का बर्ताव एनिक के लिए काफी रूखा है, क्योंकि उसका पति फ्रांसिस्को एक हुतू है। क्या पता कल आकर वो इन्हें भी मार दे। मुतेसी ने पेटन से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसने बताया कि मैं यहाँ पीस प्रोजेक्ट के लिए आई थी। तभी उन्हें खिड़की के बाहर कोई हलचल दिखाई दी। वहाँ कोई था, बाहर कुछ लोग थे। दोनों ये देख काफी डर गए। जब वो सभी वहाँ से गुजर गए तो उन्हें थोड़ी राहत आई। वो बेसमेंट फूड स्टोरेज की थी। उसमें इतनी जगह नहीं थी कि 4 लोग अच्छे से सो सके। उन्हें बैठे बैठे ही सोना पड़ता था। एनिक ने बाहर देखा तो कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। तभी वो बॉल आकर खिड़की पर लगी। एनिक डर कर नीचे बैठ गई। तभी वहाँ एक शख्स आ गया। उसके हाथ में हथियार था। वो सभी लड़कों से आइडेंटिटी कार्ड मांगने लगा कि वो सभी तुत्सी है या हुतू। एनिक ये सब भीतर से देख रही थी। उस लड़के ने कहा, हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, पर हम हुतू हैं। वो उन पर गुस्सा हो गया कि ये फुटबॉल खेलने का वक्त नहीं है। उसका कहने का मतलब था, बाहर निकलो और हत्याएं करो, इससे तुम्हें हुतू होने पर फक्र होगा। तभी वो छोटा लड़का खिड़की के पास बॉल लेने आया। एनिक डर के नीचे बैठ गई, कहीं वो उन्हें देख न ले। वो लड़का भीतर ध्यान से देखने लगा। एनिक को लगा शायद उसने उन्हें देख लिया है, पर वो लड़का खिड़की पर बैठी तितली को देख रहा था और वो सभी वहां से चले गए। हम देखते हैं वो सभी टाइम पास करने के लिए गेम्स खेल रहे थे, क्योंकि वहां करने को और कुछ नहीं था। शायद इसी तरह से वो बाहर चल रही घटनाओं को नजरअंदाज कर सकते थे। दिन इसी तरह बीता। अब रात हो गई, जो कि सबसे ज्यादा भारी थी। रात आंखें बंद करने पर वही भयानक सपने फिर आने लगते, वही डर फिर सताने लगता। सुबह हो गई। आज उस बेसमेंट में चौथा दिन। उस छोटी खिड़की के सहारे दिन रात का पता चल रहा था, वरना उसका भी पता चलना मुश्किल था। बाहर से अभी भी चीख पुकार सुनाई दे रही थी। गोलियां चलने की आवाजों का शोर काफी था। तभी मुतेसी ने देखा, बाहर एक महिला भागती जा रही है। शायद वो छिपने की कोशिश कर रही थी। जेनेट ने कहा कि हमें उसे आवाज देना चाहिए।
पर एनिक ने मना कर दिया कि ये काफी अनसेफ है। तभी जेनेट ने देखा वहां से दो शख्स गुजर रहे थे। उसमें से एक शख्स पास्कल था, जो कि उसके चर्च का मेंबर है, जिस चर्च में जेनेट नन है। शायद वो उस महिला को बचा लेगा। भीतर से वो पास्कल को देख काफी खुश हुई, पर पास्कल भी एक हुतू है। तभी हम देखते हैं पास्कल और उसके साथी ने उस महिला को पकड़ लिया। वो महिला रोने लगी। पास्कल भी उनमें से ही एक था। उस महिला ने उसके पैर पकड़े, पर उसने उसे पैर से मार दिया। वहां दोनों मिलकर उस महिला का रेप करने लगे, जिसमें पास्कल भी शामिल था। उस महिला की चीखें उस बेसमेंट तक सुनाई दे रही थी। उन सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, क्योंकि उन चीखों को सुन पाना काफी मुश्किल था। जेनेट भीतर से टूट गई। क्या ये पास्कल वही शख्स है जो हर दिन चर्च आता था, कभी कभी दिन में 2 बार? उसकी बातों से कभी मालूम नहीं पड़ा कि वो एक शैतान है। यहाँ जेनेट को पता चला किसी इंसान का हर रोज चर्च जाने से उसका अच्छा इंसान होने से कोई लेना देना नहीं। पास्कल के भीतर पहले से एक शैतान छिपा था, जो बाहर आ चुका है। उस महिला का रेप करने के बाद उन्होंने उस धारदार हथियार से उस महिला पर लगातार कई हमले किए, जिससे उसकी वही मौत हो गई। ये दृश्य देख एनिक की सांसें रुक गई। वो सभी रोने लगे। शाम हो गई। बेसमेंट में एक अजीब सी खामोशी फैली थी। सभी की आंखें नम है, शायद आंसू भीतर ही सूख गए थे। जेनेट ने बताया कि वो उस महिला को जानती है। वो और उसका हस्बैंड मिलकर एक बेकरी चलाते थे, और जिन लोगों ने उसे मारा वो लगभग उसके बेटे की उम्र के थे। ये सुन एनिक रोने लगी। एनिक ने बताया वो महिला प्रेग्नेंट थी। मुतेसी वहां सभी को कोसने लगी कि उसकी मौत की वजह जेनेट और एनिक है, क्योंकि उन्होंने उसे बेसमेंट में नहीं बुलाया। यहाँ एनिक ने बताया कि फ्रांसिस्को उन सभी को बचा लेगा, पर मुतेसी ने कहा फ्रांसिस्को अब तक मर चुका होगा। हम देखते हैं बाहर हुतूस कुत्ते लेकर घूम रहे थे। पेटन को डर था कहीं कुत्ते उन्हें स्मेल करते हुए बेसमेंट तक न आ जाए, जिस पर मुतेसी पेटन पर गुस्सा हो गई कि अमेरिकन्स ने ये सब शुरू किया। उनकी वजह से यहाँ सिविल वॉर चल रहा है। उन्होंने ही यहाँ तुत्सी और हुतू के बीच नफरत पैदा की और अब पीस मिशन का दिखावा कर रहे हैं। इस पर पेटन ने कुछ नहीं कहा। शायद कहीं न कहीं मुतेसी की बात ठीक थी। आज की रात काफी बड़ी मालूम पड़ने लगी। आज दिन में जो भी हुआ उसे दिमाग से निकालना काफी मुश्किल था। बाहर बारिश शुरू हो गई। आज 5वां दिन है। जेनेट को तेज भूख लगी थी। सब सो रहे थे। उसने पास रखे पेटन के बैग को धीरे से खोला। उसमें से उसने एक एप्पल निकाला और एक चॉकलेट। इतने में मुतेसी उठ गई। उसने देख लिया। उसने पेटन से कहा कि तुम हमसे फूड छिपा रही हो। मुतेसी उस पर गुस्सा हो गई। एनिक ने उसे समझाया कि वो अफ्रीका में गरीब बच्चों की मदद करती है। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। पेटन ने कहा वो फूड सेव कर रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं उन्हें यहाँ न जाने और कितने दिनों तक रुकना पड़ेगा, और वो इसे सभी से शेयर भी करने वाली थी। यहाँ हम देखते हैं रात हो गई। एनिक चिंता में बैठी थी। फ्रांसिस्को अभी तक लौटा नहीं। आज 5 दिन पूरे हो गए। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। यहाँ हमें पता चलता है कि एनिक भी प्रेग्नेंट है। पेटन के बैग में कलर पेंसिल है। एनिक उसे लेकर वॉल पर डे काउंट लिखती है। डे 5। सुबह हो गई। आज 6वां दिन। पेटन के पास एक बच्चों की बुक भी थी, क्योंकि वो रवांडा में बच्चों को भी पढ़ाती थी। एनिक ने उसे पढ़ने को कहा। उसमें एक कविता थी, ट्रीज ऑफ पीस। कैसे एक प्रेम का बीज बड़ा होकर एक पेड़ बनता है और उसकी शाखाएं हर जगह शांति बन के फैल जाती है। तभी उन्हें महसूस हुआ कि ऊपर कोई है। वो सभी अलर्ट हो गए। कदमों की आहट सुनाई देनी शुरू हो गई। बेसमेंट का दरवाजा खुला। वो कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस्को था। एनिक उसका हाथ पकड़ रोने लगी कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो, पर उसने उन सबको बाहर निकलने से मना कर दिया, क्योंकि हालत सुधरने की जगह और बिगड़ते जा रही है। उसने उन्हें खाने को फूड दिया और बताया कि यूएन यहाँ आ गई है। सब खुश हो गए, पर उसने बताया कि यूएन सिर्फ पेटन को ले जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ व्हाइट्स को ले जा रहे थे। पर पेटन नहीं जा रही। वो वहीं रुक गई और रोने लगी कि यूएन सबकी मदद क्यों नहीं कर रहा। फ्रांसिस्को चला गया। यहाँ मुतेसी को लगने लगा कि पेटन के यहाँ रुकने पर अब उनका राशन 4th में डिवाइड होगा। यहाँ हम देखते हैं आज 10वां दिन है। फ्रांसिस्को अभी तक लौट के नहीं आया। यहाँ हम देखते हैं बाहर कोई हुतू खड़ा होकर खिड़की पर पेशाब कर रहा था, जहाँ से उसके छींटे बेसमेंट में आ रहे थे। यहाँ हम देखते हैं 5 दिन और बीत गए। आज 15 दिन पूरे हुए। फ्रांसिस्को लौट आया।
उसने उन्हें फूड दिया और बताया कि हुतू आर्मी हर जगह पेट्रोलिंग पर है। जब एनिक ने यूएन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यूएन वापस जा चुकी है। पेटन ने अपना पहला चांस मिस कर दिया था। अब न जाने यूएन दोबारा कब आएगी। तभी बाहर दरवाजे पर कुछ लोग नॉक करने लगे। फ्रांसिस्को ने सभी को बेसमेंट में लॉक कर दिया और शांत होने को कहा। वो सभी भीतर आ गए। बाहर उस ऑफिसर और फ्रांसिस्को की बात को वो बेसमेंट में सुन पा रहे थे। यहाँ एनिक काफी डर रही थी, कहीं वो ऑफिसर उसे मार न दे। थोड़ी देर बाद वो वहां से चले गए। उन्हें खबर मिली थी कि फ्रांसिस्को की वाइफ एक तुत्सी है। यहाँ फ्रांसिस्को ने उसे झूठ कह दिया कि उसकी वाइफ अपनी माँ के घर है। उस ऑफिसर के जाते ही सबने राहत की सांस ली। यहाँ हम देखते हैं मुतेशी राशन लेकर खाने लगी। वो एक्स्ट्रा राशन फ्रांसिस्को ने एनिक और उसके बच्चे के लिए दिया था। पेटन ने उससे वो छीन लिया। इस पर मुतेशी ने कहा कि वो इस राशन के लिए किसी की भी जान ले सकती है। इस बात पर एनिक ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। मुतेशी गुस्से में चिल्लाने लगी और वो एनिक पर टूट पड़ी। जेनेट और पेटन ने मिलकर उसे वहां से हटाया। शायद इतने दिन उस जगह पर बिताने की वजह से उनका स्वभाव ऐसा हो गया था। इस तरह दिन बीतने लगे। हम देखते हैं आज उन्हें उस बेसमेंट में 25 दिन पूरे हो गए। वो रोज उसी बुक को पढ़ अपना समय बिताते जो पेटन ले आई थी। यहाँ हम देखते हैं एनिक को इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आता, शायद अच्छी तरह से नहीं आता, इसलिए वो पोयम नहीं पढ़ पा रही, पर अब वो सीखना चाहती है। पेटन उसे इंग्लिश सिखाती है। उसके पास जो कलर पेंसिल थी उसकी मदद से वो दीवारों पर शब्द लिख उसे समझाती। उन्होंने दीवारों पर अपने नाम भी लिख रखे थे। आज 34 दिन पूरे हो गए। उन्होंने हर दिन की मार्किंग दीवार पर कर रखी थी। अब एनिक काफी हद तक पढ़ना सीख गई थी। वो जब उस पोयम को पढ़ रही थी तो वहाँ हर किसी की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसकी आवाज में वो दर्द था, एक गहराई थी। कितने दिन बीत गए पर फ्रांसिस्को लौटकर नहीं आया। इस बार काफी देर हो गई, 10 दिन हो चुके हैं। अब तो उनका राशन भी खत्म हो चला है। आज 56 दिन बीत गए। दरवाजे पे एक दस्तक हुई। वो फ्रांसिस्को था। उसने आकर एनिक को उठाया। आज फ्रांसिस्को रोने लगा कि वो जितने लोगों को भी जानते थे वो सब मारे गए। हर रोज हजारों लोगों की हत्या की जा रही है। अब ये पहले वाला रवांडा नहीं रहा जहाँ हम रहा करते थे, और उनकी मदद को अब शायद कोई नहीं आएगा। दोनों रोने लगे। फ्रांसिस्को वापस चला गया। आज 70 दिन पूरे हो गए। लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया उस बेसमेंट में। हम देखते हैं एक बुरे सपने से एनिक की नींद टूट गई। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। आज 73 दिन पूरे हो गए। हम देखते हैं पेटन को दौरे पड़ने लगे थे। शायद ये इतने दिनों तक एक जगह रहने से हो रहा था। दिन बीतने लगे। 77 दिन पूरे हुए। हम देखते हैं फ्रांसिस्को आ गया। एनिक और घर के सभी लोग काफी वीक हो गए हैं। फ्रांसिस्को ने बताया कि रेबेल आर्मी फाइट कर रही है, जिस वजह से हुतू सोल्जर्स पीछे हट रहे हैं। शायद से कुछ दिनों में ये सब खत्म हो जाएगा। शायद रात वो छिपकर होटल कॉलिंस जा सकते हैं, जहाँ सभी तुत्सी ने रिफ्यूज लिया था। वहाँ वो सभी सेफ रहेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। रात बारिश हो रही थी। दिन 78। रात हम देखते हैं बाहर किसी हुतू सोल्जर ने पड़ोस में रहने वाले पीटर की हत्या कर दी। ये सब वो चारों बेसमेंट के भीतर से सुन पा रहे थे। तभी बेसमेंट के ऊपर उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये वही ऑफिसर था जिसने अभी बाहर पीटर की हत्या की। वो घर की तलाशी लेने लगा, पर फ्रांसिस्को वहां नहीं है। वो सभी काफी डरने लगे। उसने फ्रांसिस्को को गद्दार घोषित कर दिया था, क्योंकि वो तुत्सी लोगों की मदद कर रहा है। वो ऑफिसर कहने लगा कि हमने फ्रांसिस्को को पकड़ लिया है, उसके दोनों पैर काट दिए। ये सब वो ऑफिसर झूठ कह रहा था ताकि एनिक बाहर आ जाए। उसे शक है कि एनिक इसी घर में छिपी है। ये सब सुन एनिक रोने लगी। उसके बाद वो वहां से चला गया। यहाँ सभी टेंशन में थे कि अगर फ्रांसिस्को सच में मर गया होगा तो उन्हें यहाँ से जल्द निकलकर होटल कॉलिंस पहुंचना होगा। उन्होंने ताकत लगाकर बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। शायद अब वो भीतर ट्रैप हो गए थे। आज 81 दिन पूरे हो गए। अब वो सभी वहां अपनी मौत का इंतजार करने लगे। उनके पास एक कटर था। उन्होंने थोड़ा मिलकर जोर लगाया और दरवाजा खुल गया। सभी एक एक करके ऊपर आ गए। तभी कुछ रेबल्स वहां आ गए। ये तुत्सी रेबल्स थे। और तभी फ्रांसिस्को भी भागते हुए भीतर आया।
वो अभी भी जिंदा था। एनिक उसे देख रोने लगी। उन्होंने 81 दिन उस बेसमेंट में बिताए थे, जो कि किसी नर्क से कम नहीं था। आखिरी दृश्य हम बेसमेंट का देखते हैं, जिसकी दीवार किसी बुरे वक्त की गवाही दे रहे थे, और फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, रवांडा जेनोसाइड पर मैंने पहले भी एक वीडियो एक्सप्लेन की थी, होटल रवांडा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये एक जात पात की लड़ाई थी, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।